नमस्कार दोस्तों, उत्कर्ष की ऑनलाइन क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों आप कैसे हो? आशा करता हूँ दोस्तों आप ठीक है। दोस्तों आज हम सॉल्व करेंगे जो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत दोस्तों यूपी टेट में जो एग्जाम में यूपी टेट में जो शिक्षा मनोविज्ञान का जो पार्ट आया था दोस्तों 18 तारीख को जो एग्जाम हुआ था, उसके जितने भी प्रश्न आए हैं दोस्तों, मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन आए हैं, उनके बारे में हम सॉल्व करेंगे। लेकिन दोस्तों आपके लिए एक महत्वपूर्ण जो सूचना है, ये सूचना ये है कि जैसा कि दोस्तों आप सबको विदित है कि उत्कर्ष क्लासेज जोधपुर ने एक नया ऐप लॉन्च किया है ई उत्कर्ष के नाम से। दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अनोखा ऐप है, बहुत अलग ऐप है, या हम यूँ कह सकते हैं कि दोस्तों ये शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी क्रांति के लिए आगाज वाला ऐप है। दोस्तों इस ऐप में आपको सारे फीचर मिलेंगे, और जिन्होंने दोस्तों डाउनलोड नहीं किया है दोस्तों, तो आप प्ले स्टोर पर जाइए और वहाँ पर दोस्तों ई उत्कर्ष के नाम से सर्च कीजिएगा। आपको दोस्तों उत्कर्ष का ऐप आपको मिलेगा और वहाँ से आप उसको डाउनलोड कीजिएगा। दोस्तों आप भले ही किसी भी राज्य से हो, चाहे आप यूपी से हो, चाहे आप एमपी से हो, चाहे आप हरियाणा से हो, चाहे आप दिल्ली से हो, यानी भारत के आप किसी भी राज्य में चाहे निवास करते हो, और आपके राज्य में जितनी भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है दोस्तों, उन सब के लिए वो ऐप महत्वपूर्ण है। दोस्तों उस ऐप की जो महत्वपूर्ण बात है, वो महत्वपूर्ण बात ये है कि आपके राज्य में चाहे किसी भी प्रकार की कोई भी वैकेंसी आए और उसका कुछ भी सिलेबस हो, और उससे संबंधित सभी वीडियो, उससे संबंधित महत्वपूर्ण पुस्तकें और उससे महत्वपूर्ण सभी नोट्स, और दोस्तों उसमें अलग बात यह रहेगी आप जो भी पढ़ते हो उसका आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपने डाउनलोड कर लिया होगा, और दोस्तों आप अपने मित्रों को अधिक से अधिक इस ऐप के बारे में बताइए, अधिक से अधिक आप फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों आइए हम चलते हैं, जो यूपी टेट का जो एग्जाम हुआ था उसमें शिक्षा मनोविज्ञान के जो क्वेश्चन आए थे, उन क्वेश्चनों के बारे में दोस्तों चर्चा करते हैं। जैसे देखिएगा आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1, पश्य अन्वेषण तथा साधन साध्य अन्वेषण निम्न में से किसके उदाहरण है? देखिएगा आपसे पूछा क्या, आपसे पूछा है दोस्तों इसमें पश्य अन्वेषण, और इसके अलावा आपसे पूछा है जो साधन साध्य विश्लेषण है, ये किससे संबंधित होते हैं दोस्तों, या ये किसके उदाहरण है? ऑप्शन ए है दोस्तों अल्गोरिदम, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों मानसिक वृत्ति, तीसरा शब्द है दोस्तों सौते शोध, और चौथा है दोस्तों प्रक्रियात्मक स्थिरता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा, वो सही आंसर क्या होगा? नंबर 3 होगा, सौते शोध। देखिएगा जो दोस्तों पश्य अन्वेषण होता है, ये एक प्रकार का इस प्रकार का अन्वेषण है जिसमें व्यक्ति जो भी कार्य करता है वो कार्य स्वयं के आधार पर करता है। साधन और साध्य यानी दोनों बातें, यानी दोनों का जिसमें विश्लेषण किया जाता हो, पाठ्यक्रम का भी, उद्देश्य का भी और लक्ष्य का भी, और ऐसा विश्लेषण दोस्तों करना एक प्रकार का सौते शोध कहलाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा दोस्तों, वो सही आंसर क्या होगा? सौते शोध होगा। अगला देखिएगा, परिभाषा पूछी है दोस्तों, और परिभाषा देखते ही आप समझ जाते हो दोस्तों, ये परिभाषा अधिगम के जो वक्र होते हैं, सीखने के जो वक्र होते हैं, सीखने के जो पठार होते हैं, उससे संबंधित आपको परिभाषा पूछी है। परिभाषा यह है, सीखने के जो वक्र है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। ये किसने कहा दोस्तों? ये जो कथन है दोस्तों, ये कथन देखिएगा, ऑप्शन ए है रॉस, दूसरा है हेबिंगहास, तीसरा है स्किनर, और चौथा है दोस्तों एम.एल. बिगी। तो दोस्तों ये जो कथन है, ये कथन दोस्तों गेट्स का है। ये जो परिभाषा है दोस्तों अधिगम के वक्र की, ये परिभाषा है किसकी दोस्तों? गेट्स एवं अन्य मनोवैज्ञानिकों की है। अधिगम के वक्र, आपने नाम सुने होंगे दोस्तों, अधिगम के वक्र, या हम यूं इसको कह सकते हैं दोस्तों जो सीखने के वक्र होते हैं, अधिगम के वक्र या सीखने के वक्र, ये इसकी परिभाषा है कि अधिगम के जो वक्र होते हैं वो सीखने की मात्रा, गति और प्रगति की सीमा को एक ग्राफ पर प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिएगा इस प्रकार का एक वक्र बनाया जाता है जिसमें दोस्तों मिड ऑफ पॉइंट 0 और नीचे हमेशा क्या लिया जाता है? समय लिया जाता है, और ऊपर क्या ली जाती है? मात्रा, या अधिगम की मात्रा और अधिगम में लगने वाले समय के मध्य जो परस्पर बंधन होता है उसको अधिगम का वक्र कहते हैं। ये परिभाषा दोस्तों गेट्स की है, लेकिन इसमें आपको कहीं पर भी दोस्तों गेट्स
मार्क्स आपको नहीं मिल रहा। तो दोस्तों इस प्रश्न के बारे में ये धारणा है कि प्रश्न दोस्तों ये डिलीट हो सकता है या फिर आपको इसमें बोनस मिल सकता है दोस्तों। अगला देखिएगा तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा थोंडाई के सीखने के प्राथमिक नियमों में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों इसमें क्या पूछा है, थोंडाई के सीखने के नियमों में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों थोंडाइक ने जो मुख्य नियम दिए हैं, देखिएगा थोंडाई के जो मुख्य नियम है दोस्तों, थोंडाई के मुख्य नियम 3 मुख्य नियम है। पहला मुख्य नियम है दोस्तों अभ्यास का, देखिएगा पहला जो मुख्य नियम है, ये पहला मुख्य नियम है दोस्तों अभ्यास का। दूसरा है दोस्तों प्रभाव का, और तीसरा है दोस्तों तत्परता का। तो थोंडाई के जो नियम है, वो थोंडाई के कुल नियम कितने हैं दोस्तों, 3 नियम है। देखिएगा अभ्यास का नियम है दोस्तों, प्रभाव का नियम है और तत्परता का नियम है। थोंडाइक ने दोस्तों इसके अलावा 5 गौण नियम दिए। गौण नियम कितने दिए, 5 गौण नियम दिए हैं। और उन 5 गौण नियमों में एक नियम है जिसका नाम है साचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। तो इसमें पूछा है थोंडाइक के मुख्य नियमों में कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है। तो इसमें दोस्तों तीसरा सम्मिलित नहीं है। अगला देखिएगा अनुकूलित अनुक्रिया किसके अनुकूलन पर बल देता है। देखिएगा दोस्तों अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है दोस्तों, ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत है, देखिएगा ये सिद्धांत दिया गया था दोस्तों पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा, पावलोव के द्वारा। और इस सिद्धांत का जो नाम है दोस्तों, वो नाम है शास्त्रीय, या फिर इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है दोस्तों शास्त्रीय एवं परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। देखिएगा शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का जो सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया, पावलोव या पावलोव के द्वारा दिया गया। देखिएगा इस सिद्धांत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण किसको माना है। तो सबसे पहले आपको दोस्तों ये याद रखना है कि ये जो सिद्धांत है ये व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया। अधिगम के आपके जो सिद्धांत है दोस्तों, मैंने आपको अधिगम वाले वीडियो में बताया था 2 प्रकार के सिद्धांत है। एक सिद्धांत जो व्यवहारवादियों के द्वारा दिया गया और दूसरा सिद्धांत दोस्तों जो संज्ञानवादियों के द्वारा दिया गया। व्यवहारवादियों ने अपने सिद्धांत में दोस्तों सर्वाधिक महत्व किसको दिया है, व्यवहार को दिया है, अभिप्रेरणा को दिया है। जबकि संज्ञानवाद ने चिंतन को दिया और तर्क को दिया है। लेकिन ये किस अनुकूलन पर बल देता है, शास्त्रीय परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। तो दोस्तों ये सर्वाधिक महत्व किस पर देता है दोस्तों, हम लिख सकते हैं ये सर्वाधिक महत्व किस पर देता है, व्यवहार पर देता है। यानी व्यवहार का जो आकृतिकरण है, देखिएगा व्यवहार के आकृतिकरण पर बल दिया था B.F. स्किनर ने, लेकिन व्यवहार के अनुकूलन पर बल दिया था इवान पेट्रोविच पावलोव ने, जिसको हम इवान पी पावलोव भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों नंबर 1। अगला जो सिद्धांत है दोस्तों, अगला जो नियम है वो अगला नियम यह है, अगला जो क्वेश्चन है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का जो सिद्धांत है इसका दूसरा नाम क्या है। देखिएगा दोस्तों अधिगम के जितने भी सिद्धांत पढ़े हैं उन सिद्धांतों में इसका दूसरा नाम दे रखा है। मैंने आपको इसके अनेक नाम बताए थे दोस्तों। क्रिया प्रसूत, इसका अर्थ होता है क्रिया से उत्पन्न, क्रिया प्रसूत का अनुबंधन का जो सिद्धांत है, ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया गया दोस्तों B.F. स्किनर के द्वारा। किसके द्वारा दिया गया, B.F. स्किनर के द्वारा। देखिएगा प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव का कहलाता है, समीपस्थ अनुबंधन ये भी पावलोव का है, चिन्ह अनुबंधन ये भी पावलोव का है। जो निमित्तिक अनुबंधन का सिद्धांत है वो दोस्तों क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है, जो चूहे पर किया गया था। और ये चूहे पर प्रयोग किए थे दोस्तों स्किनर ने, और स्किनर दोस्तों एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। तो इसका बहुत सारे विद्यार्थियों के सही आंसर आ रहे हैं दोस्तों। इसका सही आंसर क्या होगा, नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की एक विशेषता नहीं है। देखिएगा जितने भी दोस्तों यूपी के विद्यार्थी देख रहे हैं इस वीडियो को, और इसके अलावा दोस्तों इसके अलावा जितने भी एमपी के देख रहे हैं, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जो एग्जाम होगा दोस्तों उनके लिए दोस्तों ये है कि इसी प्रकार के प्रश्न आते हैं। जितने भी राजस्थान के विद्यार्थी भी देखते हैं तो दोस्तों आपका रीट का राजस्थान का जो लेवल है वो इसी प्रकार का है। अधिगम की कोई विशेषता पूछ ली जाती है, देखिएगा ये बार बार आता है प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में भी आता है, एमपी में भी आता है, सीटेट में भी आता है। और आपसे ये पूछा जाता है अधिगम की कौन सा विशेषता नहीं है। तो अधिगम होता है क्या, सबसे पहले व्यवहार में जो भी स्थायी परिवर्तन आता है वो स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। देखिएगा अधिगम व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है, यानी ये विशेषता क्या है दोस्तों, ये विशेषता सही है। इसके अलावा अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि है, ये गलत है।
अधिगम प्राणी की अभिवृद्धि नहीं है। अधिगम का अवलोकन प्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है, यह भी सत्य है दोस्तों। अधिगम एक लक्ष्य उन्मुख प्रक्रिया है, यह भी सही है। तो इसका गलत क्या है दोस्तों? 2। तो इसका जो सही आंसर होगा वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के प्रश्न आ रहे हैं, जितने भी राजस्थान के, देखिए एक विद्यार्थी का यह भी कमेंट आ रहा है राजस्थान से। तो दोस्तों राजस्थान में जो भी रीट होगी उस रीट में या आरटेक में भी दोस्तों ऐसा ही प्रश्न आए थे और ऐसे ही प्रश्न आते हैं। अधिगम की विशेषता पूछी जाती है, तो आपको जितने भी अधिगम की विशेषता है ये आपको याद कर लेनी चाहिए। जितने भी एमपी के विद्यार्थी देख रहे हैं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि अधिगम का जो टॉपिक है वो टॉपिक आपको पढ़ाया जा चुका है। उत्कर्ष क्लासेस जोधपुर के नाम से, लर्निंग के नाम से सर्च कीजिएगा, उस पर आपको अधिगम के सारे टॉपिक मिलेंगे दोस्तों। अगला देखिएगा, कोहलर ये सिद्ध करना चाहते थे कि सीखना, देखिएगा अधिगम के दोस्तों 2 प्रकार के सिद्धांत है। अधिगम के जो सिद्धांत है वो 2 प्रकार के सिद्धांत है। एक व्यवहारवादी सिद्धांत है और दूसरे जो सिद्धांत है वो दूसरे कौन से सिद्धांत है? संज्ञानवादी सिद्धांत है। तो देखिएगा इन दोनों में अंतर क्या है। जितने भी व्यवहारवादी सिद्धांत है, ये व्यवहारवादी सिद्धांत दोस्तों महत्व देते थे अनुबंधन को। ये महत्व किसको देते थे? अनुबंधन को। और जितने भी दोस्तों हम यूं कह सकते हैं, जितने भी संज्ञानवादी सिद्धांत है, ये संज्ञानवादी सिद्धांत महत्व किसको देते थे? ये दोस्तों सर्वाधिक महत्व देते थे संज्ञान की प्रक्रिया को, यानी बुद्धि को महत्व देते थे कि किस व्यक्ति में कितनी बुद्धि है। ये महत्व देते थे दोस्तों संवेदना को। आपको ऐसा पढ़ाया गया है दोस्तों अधिगम वाले टॉपिक में। ये महत्व देते हैं दोस्तों प्रत्यक्षीकरण को, संज्ञानवादी सिद्धांत। व्यवहारवादी सिद्धांत कौन कौन से हैं दोस्तों? पावलोव का सिद्धांत, स्किनर का सिद्धांत, थोंडाई का सिद्धांत और क्लार्क हल का सिद्धांत। और संज्ञानवादी सिद्धांत दोस्तों, जो संज्ञानवादी सिद्धांत है दोस्तों वो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। तो सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत ये कहता है कि जो अधिगम होता है वो अधिगम सूझ पर आधारित रहता है, अर्थात संज्ञान पर आधारित रहता है। तो इनके अनुसार सीखना एक संज्ञानात्मक संकार्य है, यानी समकार्य है। यानी सीख वही सकता है जिसके अंतर्गत संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं घटित होती है। तो देखिएगा इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संज्ञानात्मक समकार्य। यानी ये संज्ञानवादी थे, ये नहीं मानते थे व्यक्ति पशु से श्रेष्ठ है। देखिएगा परिस्थिति में विभिन्न अंगों का इनका मानना ये प्रयोग थे, लेकिन इनके अनुसार सीखना क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से आरंभ किया जाना चाहिए? तो दोस्तों ये जो प्रश्न आया है बहुत बढ़िया प्रश्न है। ये प्रश्न पूछा है दोस्तों अधिगम के जो सिद्धांत है, शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत, उसका जो शैक्षिक निहितार्थ है वो शैक्षिक निहितार्थ दिया है। और आपसे पूछा है कि किसी भी नई भाषा को सिखाने के लिए कहाँ से आरंभ करना चाहिए? वाक्यों के निर्माण से नहीं है दोस्तों, शब्दों के निर्माण से, अक्षरों और शब्दों के मध्य साचार्य हो यानी बंधन हो, यहां से करना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 3 होगा। अक्षरों और शब्दों के मध्य साचार्य हो, यानी किसी के मध्य जब हम अनुबंधन बनाते हैं तो अनुबंधन के द्वारा ही भाषा का आरंभिक रूप सीखा जाता है। यह सिद्धांत कहता है शास्त्रीय या परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत। अगला प्रश्न देखिएगा दोस्तों, समावेशी कक्षा में किस प्रकार के छात्र सम्मिलित होता है या होते हैं? ये भी दोस्तों बहुत इजी प्रश्न दे दिया गया है। आपको समावेशी शिक्षा पढ़ाया था। समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालकों को सम्मिलित किए जाते हैं, चाहे वो सामान्य हो, चाहे इसके अलावा दोस्तों वो सर्वश्रेष्ठ हो। देखिएगा इसमें प्रश्न क्या हो पूछा है, समावेशी शिक्षा में किस प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं? तो दोस्तों इसमें विशिष्ट छात्र भी सम्मिलित होते हैं, इसमें सामान्य भी होते हैं। दूसरा ऑप्शन है केवल सामान्य होते हैं, केवल विशिष्ट होते हैं, इसके अलावा बहुभाषी और प्रतिभाशाली बालक होते हैं। तो दोस्तों जो समावेशी शिक्षा है, समावेशी शिक्षा में सभी प्रकार के बालक सम्मिलित होते हैं, सामान्य और इसके अलावा दोस्तों जो विशिष्ट होते हैं। तो इसका सही आंसर 1 होगा। अगला देखिएगा, अधोलिखित में गणित संबंधी अधिगम अक्षमता को कौन सा पद परिभाषित करता है? देखिएगा गणित से संबंधित होता है उसको गणना दोष कहते हैं, सीधी सीधी बात है दोस्तों। उसको अकैलिकुलिया या डिसकैलिकुलिया कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसमें प्रश्न देखना ही क्या, गणित से संबंधित, गणना से संबंधित होगा, इस दोष को क्या कहते हैं? गणना दोष कहते हैं। बहुत इजी प्रश्न है दोस्तों। 10 का प्रश्न क्या होगा? 2 नंबर का सही होगा। अगला देखिएगा, समावेशीकरण यानी शिक्षा का यदि समावेशीकरण की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? देखिएगा
समावेशी शिक्षा होती क्या है? समावेशी शिक्षा वह शिक्षा है जिसमें पिछड़े बालकों के जितने भी श्रेणियों के बालक हैं वो शिक्षा की मुख्य धारा से, वह बालक पिछड़ गए हैं उनको भी शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना समावेशी शिक्षा कहलाता है। इस शिक्षा में उन सभी बालकों को सम्मिलित किए जाते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र से किसी भी कारण से पिछड़ गए हो, चाहे वो शारीरिक रूप से पिछड़ गए हो, चाहे वो मानसिक रूप से पिछड़ गए हो, किसी भी दृष्टि से। तो इसकी सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है? अभिभावकों की भागीदारी ना होना दोस्तों आवश्यक नहीं है, अलगाव यानी दूरियां रखना यह भी नहीं है, क्षमता निर्माण का आह्वान यह भी नहीं है, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता का अर्थ यह होता है कि आपके अंदर समावेशी शिक्षा का विशेष लगाव होना चाहिए। समावेशी शिक्षा में बढ़ चढ़कर आप भाग ले, समावेशी शिक्षा के महत्व को समझे, इसको संवेदनशीलता कहते हैं। इसके प्रति आप अपनी रुचि दर्शाएं, आप इस तथ्य को समझने की कोशिश करें, तो ये इसके लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है? बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा दोस्तों। इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवेग का तत्व नहीं है। तो दोस्तों संवेग, सबसे पहले संवेग होते कहाँ है दोस्तों? संवेग होते हैं अचेतन मन में। किस मन में होते हैं संवेग? अचेतन मन में। और मन का अर्थ दोस्तों मनोविज्ञान में क्या होता है? आत्मा नहीं होता है। मन का अर्थ मनोविज्ञान में दोस्तों मस्तिष्क होता है। तो इस प्रकार से हम यूं कह सकते हैं जो मन होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं दोस्तों। अर्धचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड, इसके अलावा चेतन मन कॉन्शियस माइंड, और तीसरा होता है दोस्तों अचेतन मन यानी अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड। और ये तीनों माइंड रहते कहाँ है? मस्तिष्क में रहते हैं। और अचेतन मन में क्या होते हैं दोस्तों? संवेग होते हैं। अब संवेग का कौन सा तत्व नहीं है? देखिएगा, दैहिक, दैहिक का मतलब होता है दोस्तों शारीरिक, दैहिक या दैहिकी का मतलब क्या होता है? इसका आप इंग्लिश में यदि ट्रांसलेट देखोगे तो आपको फिजिकल मिलेगा। संज्ञानात्मक, व्यवहारात्मक, इसके अलावा संवेदी। तो दोस्तों इन तीनों का संबंध मस्तिष्क से होता है। संज्ञानात्मक का मस्तिष्क से होगा, व्यवहार दोस्तों यहाँ से होगा, संवेदी समझ यहाँ से होगी, लेकिन शारीरिकता से संवेग का कोई संबंध नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 1 होगा। अगला देखिएगा, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम बताइए। तो सबसे पहले संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम पूछा है दोस्तों। सबसे पहले ज्ञान, देखिएगा ज्ञान के बाद में क्या होता है दोस्तों? अवबोध, अंडरस्टैंडिंग, ज्ञान, अवबोध, और उसके बाद में क्या होते हैं दोस्तों? अनुप्रयोग, यानी आपने जो भी ज्ञान लिया उसको समझना, फिर उसको ज्ञानोपयोग या अनुप्रयोग, इसके अलावा दोस्तों उसका विश्लेषण, और उसके अलावा दोस्तों उसका संश्लेषण किया जाना चाहिए। पहले विश्लेषण आता है फिर संश्लेषण आता है, और उसके बाद में इसका मूल्यांकन। तो दोस्तों संज्ञानात्मक क्षेत्र का ये सही क्रम है दोस्तों। आपको दोस्तों ये विज्ञान की या साइंस की जो शिक्षण विधियां पढ़ाई गई है दोस्तों यहाँ से, और बाकी दोस्तों आपके जितनी भी शिक्षण विधियां हैं उनके निर्मल जी सर ने भी वीडियो बहुत सारे बना रखे हैं दोस्तों। तो आप उन पे भी निर्मल जी सर का नाम लिख के दोस्तों यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा तो दोस्तों आपके सामने सारी आ जाएगी। जो भी मध्य प्रदेश के विद्यार्थी देख रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए ये है कि आप यदि इस प्रकार के प्रश्न देखना चाहते हो, इस प्रकार के प्रश्नों का आप वीडियो देखना चाहते हो, तो दोस्तों निर्मल जी सर ने साइंस की और गणित की और सामाजिक की तीनों शिक्षण विधियां समझा रखी है यूट्यूब पर। तो आप सर्च कीजिएगा और वहां से वीडियो देखिएगा दोस्तों। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 होगा। बहुत सारे विद्यार्थियों के सही प्रश्न आ रहे हैं। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अच्छे शिक्षण की विशेषता नहीं है। पूछा है क्या विशेषता नहीं है? तो दोस्तों अच्छे शिक्षण की विशेषता क्या नहीं है? जनतांत्रिक होना चाहिए, यानी हम यूं कह सकते हैं प्रजातांत्रिक होना चाहिए, लोकतांत्रिक होना चाहिए, सबको अधिकार होने चाहिए, यह भी सत्य है। सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए दोस्तों, यह भी सत्य है। वांछनिक सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, यह भी सत्य है। स्वेच्छाचारी नहीं होना चाहिए। शिक्षक ऐसा नहीं कि जो मैं पढ़ूंगा वही आपको पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। शिक्षण जनतांत्रिक होना चाहिए, लोकतंत्र पर आधारित होना चाहिए, सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए, वांछनिक सूचनाएं देने वाला होना चाहिए, आपके व्यवहार में परिवर्तन करने वाला होना चाहिए। तो इसमें कौन सा नहीं है दोस्तों? नंबर 3 का नहीं है। अगला देखिएगा, अभिप्रेरणा का प्रत्यक्ष सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? अभिप्रेरणा का दोस्तों जो प्रत्यक्ष सिद्धांत है, इसी सिद्धांत का दूसरा नाम है दोस्तों मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। इसी सिद्धांत का दूसरा नाम क्या है? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत। तो मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया दोस्तों? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया।
जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों जो क्वेश्चन नंबर 15 है, इसका सही आंसर क्या होगा? मांग या आवश्यकता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया। अब्राहम मैस्लो ने दोस्तों इसमें कुल मानव की 5 आवश्यकताएं बताई थी। पहली आवश्यकता बताई दोस्तों शारीरिक आवश्यकता, देखिएगा पहली शारीरिक। दूसरी आवश्यकता बताई दोस्तों सुरक्षा की आवश्यकता, और तीसरी जो मांग या आवश्यकता बताई वो तीसरी बताई दोस्तों समाज की, और चौथी बताई दोस्तों सम्मान की, और इसके अलावा दोस्तों जो नंबर 5 है, नंबर 5 विशेषता बताई आत्मसिद्धि की, आत्मसिद्धि की। और ये सिद्धांत दिया था किसने? अब्राहम मैस्लो ने। अब्राहम मैस्लो के अनुसार मानव की ये 5 आवश्यकताएं होती है, और मानव जिस आवश्यकता के साथ में संघर्ष करता है, उससे ऊपर उठने के लिए मानव जिस प्रकार की क्रियाएं करता है, जिस प्रकार की अनुक्रियाएं करता है, वो अपनी पदोन्नति के लिए करता है, अपने पद से उन्नत की ओर करता है। यदि कोई व्यक्ति सुरक्षा के लिए यहाँ की मांग है, तो व्यक्ति समाज में जाने के लिए यहाँ पर कार्य करने के लिए प्रेरित होता है, और इस प्रकार बालक अभिप्रेरित होता है। तो अब्राहम मास्लो या मैस्लो का यह सिद्धांत है दोस्तों। अगला देखिएगा, अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान किस परिवार से संबंधित है? यानी हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, ये एक प्रकार का मॉडल है। ये मॉडल किससे रिलेटेड है? परिवार का अर्थ इंग्लिश का ट्रांसलेट देखोगे तो आपको ये मिलेगा ये किससे रिलेटेड है। तो दोस्तों देखिएगा प्रश्न नंबर जो 16 है, इसमें यह पूछा अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है दोस्तों। ये एक हम यूं कह सकते हैं पेडागोजी है, या हम यूं कह सकते हैं शिक्षा शास्त्र है, शिक्षा मनोविज्ञान में, उसमें। तो दोस्तों इसका है दोस्तों सामाजिक अंत्यक्रिया, सूचना प्रक्रियाकरण, व्यक्तिगत और व्यवहार परिमार्जन। तो दोस्तों जो 16 नंबर का प्रश्न है, 16 नंबर का होगा दोस्तों सामाजिक जो अंत्यक्रिया है। देखिएगा सामाजिक जो अंत्यक्रिया, इस अंत्यक्रिया का जो संबंध होता है वो किससे होता है दोस्तों? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान से होता है। ये किस परिवार से रिलेटेड है दोस्तों? हम यूं कह सकते हैं सामाजिक अंत्यक्रिया से रिलेटेड है। अगला देखिएगा, कौशलों के स्थानांतरण के लिए कौन सा उपयोग है? देखिएगा रेखीय अभिक्रम, अभिक्रमित अनुदेशन दोस्तों आपको पढ़ाया गया था, आपने पढ़ा होगा। साकीय अभिक्रम, अभिक्रमित अनुदेशन के 2 है। कौशल अंतरण एक गति है ना कि उद्देश्य, ना दोस्तों ये भी गलत है। तैयारी और अर्जन, देखिएगा बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। अधिगम स्थानांतरण का दोस्तों एक टॉपिक आता है, देखिएगा अधिगम स्थानांतरण, यानी अधिगम स्थानांतरण, या इसी अधिगम स्थानांतरण को हम कह सकते हैं दोस्तों अधिगम अंतरण। तो अधिगम अंतरण होता है क्या है? अधिगम अंतरण यह होता है कि एक जगह सीखी हुई विषय वस्तु का यदि आप दूसरी जगह प्रयोग करते हो, दूसरी जगह वो यदि उपयोग में आती है, तो आपने जो सीखा है उसका स्थानांतरण होता है, उसका अंतरण होता है। यह अंतरण कैसे होता है दोस्तों? ये अंतरण होता है दोस्तों आपको अर्जन के द्वारा, आपने अर्जित क्या किया है उसके द्वारा, आपकी तैयारी किस प्रकार की उस द्वारा। रेखीय अभिक्रम, शाकीय अभिक्रम, इसका अधिगम स्थानांतरण से कोई लेना देना नहीं है दोस्तों। रेखीय का और शाकीय का, इसके अलावा कौशल अंतरण का, कौशलों का अंतरण के उपयोग के लिए दोस्तों तैयारी और अर्जन की आवश्यकता होती है। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा? नंबर 4 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सूत्र नहीं है? देखिएगा शिक्षण का सूत्र नहीं है। शिक्षण के दोस्तों बहुत सारे सूत्र होते हैं, जैसे शिक्षण का सूत्र है नियम से निगमन से आगमन की ओर, यानी नियम से उदाहरण की ओर है दोस्तों, सरल से कठिन की ओर यह भी है। इसके अलावा दोस्तों अनिश्चित से निश्चित की ओर, दृश्य से अदृश्य की ओर। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? नंबर 18 का सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसमें 2 आंसर में तो कंफर्म है कि सरल से कठिन की ओर होता है और कठिन से सरल की ओर भी होता है। इसके अलावा निगमन से आगमन की ओर भी होता है, ये भी दोनों सत्य है। अब आपके लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर रहे हैं दोस्तों निश्चित से अनिश्चित की ओर। कई बार ऐसा होता है गणित में, गणित के सामने आपके सामने दोस्तों कुछ भी प्रश्न आ गया, जैसे इस प्रकार का प्रश्न आ गया 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 2y, इस प्रकार का दे दिया। इसी प्रकार का नीचे इस प्रकार का आपको समीकरण दे दिया जाता है 4x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4x स्क्वायर, इस प्रकार का दे दिया, और बराबर आपको मान ज्ञात करने के लिए कहा जाता है। तो ये आपके लिए अनिश्चित है,
लेकिन आप जब उत्तर इसका निकाल लोगे दोस्तों तो आपके लिए ये निश्चित हो जाएगा। तो शिक्षण का जो सूत्र है वो अनिश्चित से सूत्र निश्चित की ओर होता है, लेकिन दृश्य से अदृश्य की ओर नहीं होता है। तो इसका पूछा नहीं कौन सा है, तो इसका नहीं कौन सा होगा दोस्तों, दृश्य से अदृश्य की ओर होगा। अगला देखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का, सूक्ष्म शिक्षण चक्र होता है क्या, माइक्रो टीचिंग जो दोस्तों होता है 5 मिनट का और अधिकतम दोस्तों 7 मिनट का इसका टाइम होता है। हम यूं कह सकते हैं जो छात्र अध्यापक होता है उसमें शिक्षण के कौशलों का विकास करने के लिए सूक्ष्म शिक्षण को अपनाया जाता है। इसका जो प्रथम पद होता है वो प्रथम पद क्या होता है, इसका जो प्रथम पद होता है सबसे पहले दोस्तों इसका प्रथम पद ही होता है योजना बनाना। यानी सूक्ष्म शिक्षण का जो प्रथम सोपान होगा, प्रथम जो सोपान होगा वो प्रथम सोपान क्या होगा, योजना बनाना। योजना बनाने के बाद में दोस्तों प्रस्तावना और उसके बाद में दोस्तों उद्देश्य, और इस प्रकार का पुनः शिक्षीकरण, पुनः शिक्षण चलता रहता है, तब तक चलता रहता है जब तक उद्देश्य पूरे नहीं हो जाते। तो इसका पहला स्टेप पूछा है दोस्तों, फर्स्ट स्टेप इसका क्या होगा, योजना बनाना, प्रथम सोपान। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में सम्मिलित है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, एक बार आप इसको देखिएगा। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अवबोध स्तर के शिक्षण में सम्मिलित है। देखिएगा आपसे अवबोध स्तर पूछा, अवबोध स्तर में क्या क्या सम्मिलित है, अनुप्रयोग, तुलना, पृथक्करण, अन्वेषण। तो क्वेश्चन नंबर जो दोस्तों 20 है, 20 का सही आंसर क्या होगा। देखिएगा ज्ञान के कितने कितने क्षेत्र होते हैं दोस्तों, ज्ञान के कितने क्षेत्र होते हैं, अवबोध के कितने क्षेत्र होते हैं, ज्ञानोपयोग के कितने होते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अनेक सारे ऐसे होते हैं जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा, इसका एक पूरा का पूरा चार्ट होता है कि ऐसे क्षेत्र कौन से हैं जो ज्ञान के लिए ज्ञान में सम्मिलित होता है, ऐसे कौन से हैं जो अवबोध में सम्मिलित होते हैं। इसके अलावा कुछ ऐसे होते हैं क्षेत्र जो ज्ञानोपयोग यानी अनुप्रयोग, इसमें भी हम लिख सकते हैं, इसका भी अनुप्रयोग इसका भी होता है, अनुप्रयोग या ज्ञानोपयोग। इसके अलावा दोस्तों विश्लेषण, इनके कुछ क्षेत्र होते हैं, प्रत्येक में क्या क्या एक्टिविटी या किस प्रकार की क्रिया होती है, संश्लेषण भी है। इसके अलावा दोस्तों विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, किस में क्या क्या कार्य होते हैं। देखिएगा सबसे पहले ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। इसमें पूछा आपको अवबोध में सबसे पहले आपको ज्ञान दिया जाता है दोस्तों। ज्ञान में किसी भी प्रकार की, हम यूं कह सकते हैं दोस्तों, अनुप्रयोग नहीं होता है। तो इसका दोस्तों ज्ञान में और अवबोध में दोनों में भी क्या नहीं होता, अनुप्रयोग नहीं होता। अनुप्रयोग ज्ञानोपयोग की जगह जाता है। दोस्तों जो तुलना होती है, किसी भी विषय वस्तु में जो तुलना की जाती है, ये तुलना बाद का विषय है। पृथक्करण और तुलना करना लगभग दोनों एक ही प्रकार का हो गया। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों, सही आंसर क्या, अन्वेषण इसका सही आंसर है। अन्वेषण किसका भाग है दोस्तों, अवबोध का भाग है। अगला देखिएगा प्रश्न नंबर 21 है, शैक्षिक सुधारों को प्रभावी विकेंद्रीकरण तभी होगा। देखिएगा शिक्षा का यदि आप विकेंद्रीकरण करना चाहते हो, शिक्षा को आप फैलाना चाहते हो, ये कब होगा, जब खंड और संकुल संदर्भ केंद्रों की भागीदारी बढ़े। देखिएगा जितने भी छोटे छोटे खंड होते हैं, जितने भी संकुल होते हैं, छोटी छोटी संस्थाएं होती है, इनसे संबंधित जितने भी केंद्र होते हैं उनकी भागीदारी बढ़े, इसका मतलब सत्य है दोस्तों। स्थानिक संदर्भ का व्यक्ति उपलब्ध हो, यह भी सत्य है। मात्र शिक्षा देने के लिए अध्यापकों के पास संसाधन और प्रासंगिक सामग्री मौजूद हो, यह भी सत्य है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 4, ए बी सी डी, यानी 4 आंसर होगा इसका। देखिएगा अगला, एक छात्र पढ़ रहा है, उसका नाम लेकर किसी ने बुलाया, निम्नलिखित किस संवेदना के द्वारा इस छात्र ने प्रतिक्रिया की। तो दोस्तों आपको ये टॉपिक जो है दोस्तों 4-5 दिन पहले ये टॉपिक पढ़ाया था। हमारे पास में 5 प्रकार की इंद्रियां होती है, किस इंद्रिय का क्या क्या काम होता है। जैसे आंख का काम होता है देखना, आंख का काम क्या होता है, देखना। उसी प्रकार दोस्तों कान का काम क्या होता है, सुनना। तो इसने सुना है फिर आया है, तो किस प्रकार की है दोस्तों, ध्वनि संवेदना है। बहुत इजी प्रश्न दे दिया दोस्तों ये तो, ध्वनि संवेदना। यदि कोई लड़का पढ़ रहा है, आप उसकी आवाज आपने उसका नाम लेकर उसको बुलाया अपने पास में, तो वो क्या कैसे उसने सुना, तो उसने सुनकर आया। कैसे आपके पास आया, सुनकर आया। अगला देखिएगा, जीन प्याजे के अनुसार प्राक संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। प्राक संक्रियात्मक अवस्था यानी ये दूसरी अवस्था है।
जीन प्याजे के अनुसार जो दूसरी अवस्था है, दूसरी अवस्था का कार्यकाल क्या है? पहली का दोस्तों जन्म से 2 साल था, दूसरी का 2 साल से लेकर 7 साल तक। दूसरी का क्या था? पहली जो थी दोस्तों संवेदनात्मक गामक अवस्था। देखिएगा, पहली जो थी संवेदनात्मक गामक अवस्था, ये चलती है दोस्तों लगभग जन्म से लेकर 2 वर्ष तक। जन्म से लेकर कहां तक? 2 वर्ष तक चलती है। इसके अलावा जो दूसरी आती है दोस्तों, इसको हम युग भी कह सकते हैं दोस्तों, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये 4 अवस्थाएं होती है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था चौथी अवस्था है, संक्रियात्मक अवस्था, और तीसरी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और दूसरी है दोस्तों पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री संक्रियात्मक अवस्था, और इसकी अवधि चलती है दोस्तों 2 से लेकर 7 वर्ष तक, और ये चलती है दोस्तों 7 से लेकर लगभग 11 तक, और ये 11 से 15 या 16 वर्ष तक चलती है। तो दोस्तों ये जीन प्याजे के बारे में आपको प्रत्येक अवस्था के बारे में पढ़ाया था कि किसकी क्या क्या अवधि है। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सी के बाद बाल्यावस्था की बौद्धिक विशेषताएं या बौद्धिक विकास की विशेषताएं नहीं है? देखिएगा, यानी इसमें यह पूछा है कि ऐसी कौन सी विशेषता है जो बाल्य अवस्था में बौद्धिक विकास को नहीं दर्शाती है, यानी बाल्य अवस्था का जो बौद्धिक विकास है बौद्धिक विकास की नहीं है। तो देखिएगा, विज्ञान की काल्पनिक कथाओं में अधिक रुचि लेना, बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है दोस्तों, बुद्धि बढ़ती हुई तार्किक शक्ति होती है, इसमें पूछा नहीं है। भविष्य की योजनाओं की सूझबूझ, काल्पनिक भवों का अंत, जितने भी होते हैं दोस्तों ये तीनों चलते हैं इसके अंतर्गत। विज्ञान की जो काल्पनिक कथाओं में है उनमें अधिक रुचि, ये दोस्तों किशोरावस्था में हो पाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 1 होगा। अगला देखें, निम्न में से कौन सा मनोवैज्ञानिक भाषा विकास से संबंधित है? तो आपको भी पता है अल्बर्ट जो बिने है दोस्तों, ये बिने बुद्धि से संबंधित है, बुद्धि मापन का कार्य किया था, बुद्धि मापन का कार्य किया था। पावलोव है दोस्तों, ये व्यवहारवादी है, अधिगम का सिद्धांत दिया था, व्यवहारवादी है। मास्लो है दोस्तों, ये मानवतावाद या आशावाद के जनक कहलाते हैं, आशावाद या मानवतावाद के जनक कहलाते हैं, आशावाद या मानवतावाद। भाषा के विकास पर जिन्होंने चोम्स्की मनोवैज्ञानिक है, जिनका नाम क्या है दोस्तों? चोम्स्की। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 2 सही आंसर होगा। अगला देखिएगा, थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत को किस शीर्षक से सिद्ध किया था? यानी थॉर्नडाइक के सिद्धांत का नाम पूछा है, सीधा सीधा। थॉर्नडाइक का कौन सा सिद्धांत है? प्रयत्न और भूल का सिद्धांत, प्रयत्न और त्रुटि का सिद्धांत। सही आंसर क्या है दोस्तों? नंबर 1। संज्ञानात्मक अधिगम अलग है, स्थान अधिगम होता नहीं है, संकेत अधिगम ये अलग है दोस्तों। संकेत अधिगम रॉबर्ट एम गेने का है, उसने 8 स्तर बताए, उसमें से पहला स्तर है संज्ञानात्मक अधिगम दोस्तों, संज्ञानवादियों का है, और थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है वो दोस्तों प्रयास और भूल का सिद्धांत है। गिरोह अवस्था, बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। जो गिरोह अवस्था होती है, ये गिरोह अवस्था किस आयु वर्ग और विलंब विकास से संबंधित होती है? तो आपको एक विलंब विकास भी पूछा है, आयु वर्ग भी पूछा है। विलंब विकास यानी किस विकास के ऐसा कौन सा विकास है जिसके देरी होने पर गिरोह की अवस्था धारण कर लेता है? तो दोस्तों गिरोह की अवस्था जो धारण करता है तो 16 से लेकर 19 वर्ष तक नैतिकता के कारण। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? नंबर 3 होगा। गिरोह की अवस्था की आयु होती है दोस्तों किशोरावस्था। किशोरावस्था को 2 भागों में विभाजित करें तो किशोरावस्था का जो अंतिम भाग होता है वो गिरोह की अवस्था कहलाता है। अगला देखिए, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था कौन सी है? तो तृतीय अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। पियाजे के अनुसार दोस्तों जो पहली अवस्था है, प्रथम अवस्था है संवेदनात्मक गामक अवस्था, प्रथम अवस्था। दूसरी दोस्तों अवस्था है वो है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तृतीय जो अवस्था है वो है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और जो चौथी अवस्था है उस चौथी अवस्था का नाम क्या है दोस्तों? औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था। इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पूछी कौन सी है? तीसरी अवस्था पूछी है, तो तीसरी अवस्था में क्या होगा? नंबर 2 होगा। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से अधिगम में योगदान देने वाले मनोवैज्ञानिक कारकों में या मनोवैज्ञानिक कारकों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? देखिएगा, अधिगम में किसका योगदान रहता है? अभिगम में दोस्तों अभिप्रेरणा का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, रुचि का भी महत्वपूर्ण रहता है। आपकी रुचि नहीं है तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे, आपके अंदर अभिप्रेरणा है तो आप अधिगम नहीं कर पाओगे। अधिगम की इच्छा होने पर आपने ठान लिया मैं नहीं पढ़ूंगा तो आपको कोई नहीं पढ़ा सकता। अधिगम के लिए इच्छा भी होनी जरूरी है। लेकिन कौन सा सम्मिलित नहीं है मनोवैज्ञानिक कारकों में? देखिएगा, कारक तो है,
लेकिन ये मनोवैज्ञानिक का कारक पूछा है, तो विषय वस्तु का इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों, सही आंसर क्या होगा, नंबर 4 होगा। अगला देखिएगा, अंतिम प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से सामाजिक मूल्य कौन सा है। सामाजिक मूल्य क्या दोस्तों, समाज के जो मूल्य होते हैं, समाज में एक दूसरे के व्यक्ति जो सहायता करते हैं, सामाजिक मूल्य। सहायता परक जो व्यवहार होता है, ये व्यक्ति का सामाजिक मूल्य है। मूल प्रवृत्ति जन्मजात होती है, प्राथमिक लक्ष्य भी जन्मजात होते हैं, आक्रामकता की आवश्यकता ये भी मूल प्रवृत्ति को ही दर्शाता है। जो सहायता परक व्यवहार होता है, एक व्यक्ति की जब दूसरे व्यक्ति समाज में सहायता करता है, तो ये सामाजिक मूल्य को दर्शाता है। तो इसका सही आंसर है, वो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, नंबर 3। अब दोस्तों जितने भी प्रश्न थे वो सोल्व हमने कर लिए। अब आप में से दोस्तों आप कमेंट करके बताइए आपके कुल कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं। यूपी के विद्यार्थी है वो भी कमेंट करके बताइएगा। और दोस्तों जितने एमपी के विद्यार्थी हैं, आपने भी ये देखा होगा, आपके कितने सही हो रहे हैं, कितने गलत हो रहे हैं, आप ये भी करके बताइए। और जितने भी राजस्थान के, आप भी अवलोकन कीजिएगा दोस्तों। ये जो 30 क्वेश्चन है दोस्तों, इसकी आपको टेलीग्राम जो ऐप है दोस्तों, इस पर आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों कई बहुत सारे विद्यार्थियों के आ रहे हैं, किसी के 25 आ रहे हैं, किसी के 27 आ रहे हैं, किसी के 21 आ रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा किसी का योगदान नहीं है, ये आपका प्रेम है दोस्तों उत्कर्ष परिवार के प्रति, आपका सहयोग है, आपकी मित्रता है, आपका सद्भावना है। यही दोस्तों हमारा और आपका सामाजिक मूल्य है। दोस्तों आप इस वीडियो को अपने राज्य में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। और यदि दोस्तों आप में से कोई भी मित्र हरियाणा से है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, हरियाणा टेट की भी दोस्तों भर्ती आ रखी है। हरियाणा टेट की जो भर्ती है दोस्तों, उसका भी नोटिफिकेशन आ गया है, और उसमें भी दोस्तों यही प्रश्न आने वाले हैं। तो दोस्तों नमस्कार, हम कल फिर मिलते हैं। आशा करता हूं दोस्तों आपके अच्छा प्रश्न पत्र हुआ होगा। ये Click on the subscribe button to subscribe to our channel. Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.